नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर गुजरात से, जहां गुजरात समेत देश भर में इस समय गणेश चतुर्थी की धूम है। लोग बप्पा की आस्था में सराबोर हैं और ऐसे में सूरत के सैयदपुरा इलाके में गणपति पंडाल पर पथराव के बाद माहौल गर्म हो गया। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ देर के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, थाने का घेराव किया गया। हालांकि पुलिस ने पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, गणेश पंडाल में ये बवाल मचा और गणेश उत्सव का मौका चल रहा है पूरे देश भर में। सूरत से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि स्थिति को कंट्रोल करने की अब कोशिश की जा रही है और पुलिस पर पथराव किया गया। पथराव करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें देखिए, वहां पर भारी पुलिस फोर्सेस की तैनाती की गई ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठी चार्ज पुलिस को करनी पड़ी, जमकर यहां पर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया, थाने का घेराव किया, पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया गया। लोग बप्पा की आस्था में सराबोर थे और उसी वक्त वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद स्थिति अनकंट्रोल हो गई। पुलिस फोर्सेस की भारी तैनाती वहां पर करनी पड़ी ताकि तनाव की स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे, गणेश पंडाल पर पथराव किया गया। उस वक्त जो माहौल वहां पर बना, जो स्थिति बनी, उसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। पुलिस चौकी का घेराव लोगों ने किया। लोग काफी गुस्से में थे कि आखिर गणेश पंडाल पर पथराव कैसे हो गया और इसको लेकर पुलिस थाने का घेराव किया गया। वाहनों में तोड़फोड़ की गई, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े पुलिस को, क्योंकि स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। जिसके बाद वहां पर लोगों को खदेड़ा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी चार्ज तक करनी पड़ी। इन 4 तस्वीरों से आप सूरत में उस स्थिति को समझ सकते हैं जब गणेश उत्सव के दौरान गणेश पंडाल पर पथराव किया गया और उस पथराव के बाद वहां पर भारी तनाव की स्थिति बनी। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या स्थिति बनी होगी। आप देख सकते हैं कि लोग जमा हो गए वहां पर, थाने का घेराव किया गया, पुलिस वालों पर पथराव किया गया क्योंकि लोग काफी गुस्से में थे। गणेश पंडाल पर पथराव हुआ था और इसके बाद ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। वहां पर पुलिस को लाठी चार्ज तक करनी पड़ी ताकि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके। और गणेश पंडाल पर पथराव के बाद लोगों का गुस्सा फूटा, लोग काफी गुस्से में रहे। उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस से की और उसके बाद पुलिस थाने का घेराव किया गया। बवाल के बाद सूरत में तनाव की स्थिति, हालांकि स्थिति को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त है। ये तस्वीर सूरत की आपको दिखा रहे हैं। गणेश उत्सव का माहौल है पूरे देश में और इस बीच सूरत से ये जानकारी, जहां पर गणेश पंडाल पर पथराव किया गया, उस पथराव के बाद स्थिति काफी खराब हुई। लोगों का गुस्सा जमकर फूटा, लोगों ने पथराव किया और उसके बाद पुलिस को स्थिति को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। गुजरात के सूरत में मनाए जा रहे गणेश उत्सव में शांति भंग करने की कोशिश की गई है। ऐसे में पुलिस यहां पर गश्त लगा रही है। आरोपियों को पकड़ा गया है। जिस प्रकार से यहां पर सूरत शहर के सैयदपुरा इलाके में गणेश उत्सव पर पत्थरबाजी की गई थी और हिंसा भड़क गई थी। उपद्रवी तत्वों ने इलाके में आतंक मचाया था। ऐसे में सैयदपुरा में गणेश पंडाल पर पथराव के बाद गुस्साए लोगों ने सूरत के सैयदपुरा थाने का घेराव किया था और अपराधियों को सबक सिखाने की मांग को लेकर सैकड़ों स्थानीय लोगों में गणेश भक्तों में लगातार 2 घंटे तक मोर्चा संभाला था। इलाके में अफरा तफरी का माहौल हुआ था। ऐसे में सैयदपुरा इलाके में गणेश उत्सव में पथराव और हिंसा की खबर सुनकर सूरत उत्तर के विधायक थाने पहुंचे थे और विधायक कांति बल्लर ने घोषणा की थी कि हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाले उपद्रवियों को नहीं छोड़ा जाएगा। गणेश उत्सव में पथराव की खबर फैलते ही सैयदपुरा इलाके में देर रात तक गाड़ियां में तोड़-फोड़ की गई थी और आगजनी भी की गई थी। हालात बिगड़ने से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज करके भीड़ को तितर-बितर किया था और कुछ जगहों पर आंसू गैस पर छोड़े गए थे। जिस प्रकार से
सूरत के लालगेट इलाके में आए हुए सैयदपुरा इलाके में दंगा भड़काने को लेकर पुलिस कमिश्नर ने खुद अब मोर्चा संभाला था। गृह मंत्री हर्ष संघवी ने दंगाइयों को नहीं बख्शने का आदेश दिया था। ऐसे में 1000 पुलिस कर्मियों का काफिला घटनास्थल पर पहुंचा था और सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग देर रात तक चली थी। ऐसे में पुलिस को गणेश पंडाल में पथराव करने वाले 3 नाबालिग जो थे उनकी जानकारी मिली थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तीनों नाबालिग को कब्जे में लिया गया था, जो कि उनको उकसाने वाले की तलाश शुरू की गई थी। ऐसे में हर एक इलाके में कॉम्बिंग किया गए थे और 10 से अधिक लोगों को यहाँ पर डिटेन भी किया गया था। सुबह तक में सारे के सारे जो दंगाइये थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसे गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया। ऐसे में गणेश पंडाल पर पथराव और उसके बाद स्थिति बिगाड़ने वाले असामाजिक तत्वों को इमारत से बाहर ले करके यहाँ पर निकाला गया है और जाबाज पुलिस के जवानों ने जो छुपे हुए आरोपियों थे उनको पकड़ कर पुलिस के जेल ले जाने की कोशिश की गई। सूरत में एक महिला पुलिसकर्मी जो थी उनको भी ईजा हुई है। 15 से ज़्यादा जितने उपद्रवी थे उनको गिरफ्तार किया गया है, इस प्रकार की माहिती मिली है। जबकि 3 घंटे तक की मशक्क़त के बाद सूरत पुलिस ने हालात पर पूरा नियंत्रण कर लिया गया। ऐसे में फ़िलहाल यहाँ पर जो शांति है, लेकिन गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने बताया है कि हर एक आदमी जिसने उपद्रव मचाया था उन्हें गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज़, सूरत। तो गणेश उत्सव के दौरान पंडाल पर जब पथराव किया गया वहां पर स्थिति क्या बनी, कैसे उसे कंट्रोल किया गया, अभी वहां पर स्थिति क्या है, ये सब कुछ हमारे रिपोर्टर आपको बता रहे थे। लेकिन सूरत में बवाल पर राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने क्या कहा, सुनिए। सैयदपुरा क्षेत्र में कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी जगहों पे सभी क्षेत्रों में कॉम्बिंग चालू है और ख़ास तौर पे गुजरात की शांति को ठेस पहुंचाने वाले चाहे वो कोई भी लोग हों उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे। और चलिए अब बात कानपुर की करते हैं। बड़ी खबर यह है कि कानपुर में सिलेंडर से धमाके की साजिश को नाकाम किया गया है। कानपुर में ट्रेन को पलटने की साजिश का खुलासा हुआ। दरअसल रेल ट्रैक पर भरे एलपीजी सिलेंडर से टकराई थी ट्रेन। यूपी के कानपुर से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन को पलटने की जो कोशिश थी उसे नाकाम कर दिया गया है। गैस सिलेंडर से ट्रेन की टक्कर कराने की साजिश थी और इस पर खुलासा यह हुआ है कि रेल ट्रैक पर भरे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन और सिलेंडर काफी दूर जाकर गिरा। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यूपी के कानपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रेन पलटने की कोशिश को नाकाम किया गया है, साजिश को नाकाम किया गया है। गैस सिलेंडर से ट्रेन टकराई, रेल ट्रैक पर भरे एलपीजी सिलेंडर से टकराई ट्रेन। हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ, गनीमत रही। कानपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया है, क्योंकि साजिशों के चलते अब कानपुर में ट्रेनों को शिकार बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार ये तीसरी घटना है जिसके चलते जो भारतीय रेल है उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। तस्वीरें हम आपको साफ तौर से दिखा रहे हैं। ये कानपुर का शिवराजपुर क्षेत्र है और ये रेलवे ट्रैक है। यहाँ पर कालिंद्री एक्सप्रेस रात में गुजर रही थी, जिस दरमियान यहाँ पर रेलवे ही ट्रैक पर एक एलपीजी गैस का सिलेंडर भरा हुआ रखा गया था। हालांकि ये साजिश इसे माना जा रहा है, क्योंकि साजिश के ही चलते एक एलपीजी सिलेंडर यहाँ रखा गया। जब ट्रेन गुजर रही थी तो ये ट्रेन उस एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि जो ड्राइवर थे ट्रेन के, वो इमरजेंसी ब्रेक उन्होंने लगाई थी, क्योंकि उन्हें ट्रेन के सामने ये गैस सिलेंडर दिख तो गया था, लेकिन सडनली ब्रेक लगाना कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा करा देता। और ये जो स्पॉट है, ये आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर वो सिलेंडर ट्रेन से टकराने के बाद रूट से अलग हुआ और ट्रेन यहाँ पर खड़ी हो गई। तमाम रेलवे के अधिकारी हैं, यहाँ पर फोर्स के लोग हैं और इस अब तफ्तीश में जुड़ गए हैं कि
आखिर ये जो हादसा है ये किसी साजिश का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है, किसी तरीके से जो भारतीय रेल है उसको कोई बड़ा नुकसान करने का प्रयास तो नहीं किया जा रहा है। इससे पहले भी साबरमती एक्सप्रेस के साथ भी यही हुआ था और उस साबरमती एक्सप्रेस की 22 बोगियां अपनी पटरियों से उतर गई थी। उसके साथ अब ये जो मामला है इसमें कालिंद्री एक्सप्रेस यहाँ से रवाना हुई थी, प्रयागराज से भिवाड़ी की ओर जा रही थी और शिवराजपुर क्षेत्र के पास ये एक एलपीजी सिलेंडर से टकरा गई। हालांकि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन भरे हुए सिलेंडर से टकराने के बाद एक नुकसान हो सकता है। और इस पूरे मामले पर पुलिस अपर आयुक्त हरीश चंद का भी बयान सामने आ चुका है, आपको सुनवाते हैं। की तरफ जाती है और इस रूट से जो है वो गुजर रही थी, तभी ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। सभी सीनियर ऑफिसर्स फॉरेंसिक की टीम यहाँ पे मौजूद है। हम लोग जो है वो घटनास्थल को जरा समझ रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया, उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई अमल में लाएंगे। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एल्युमिनियम प्लांट में जोरदार धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि प्लांट के बंकर में कोयले की मात्रा ज्यादा हो गई थी, जिस वजह से तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। इनमें से कई की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि अभी भी मलबों में कई मजदूर दबे हो सकते हैं। हादसे के बाद पूरे प्लांट में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तस्वीर आपके सामने हमने रखी है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ये बड़ा हादसा हुआ है। एल्युमिनियम प्लांट में बॉयलर फटा। बताया जा रहा है कि कोयले की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से बॉयलर फटा। 4 मजदूरों की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। कई मजदूर अभी भी मलबे में दबे हो सकते हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। एल्युमिनियम प्लांट में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर बॉयलर फटा, 4 मजदूरों की मौत की खबर है। हादसे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी वहां पर जारी है, क्योंकि मलबे में कई मजदूर अभी भी दबे हो सकते हैं। इस बात की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये आशंका जाहिर किया जा रहा है कि अभी भी वहां पर कई मजदूर दबे और फंसे हो सकते हैं, जिनको निकालने की कोशिश और इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अपना बंकर का वेट सर टन पे है, वो काफ़ी टन है सर, लगभग 10 टन के लगभग है। वो पूरा गिर गया सर, डैमेज होने की वजह से, लोड की वजह से। कहीं ना कहीं प्रबंधन की गलती मानते हैं क्या? गलती तो सर अब डैमेज बता रहे हैं यहाँ पर, बंकर डैमेज थी। डैमेज नहीं सर, क्योंकि डैमेज का आशंका नहीं था, पर वो लोड के वजह से हो सकता है कुछ मटेरियल में कुछ हो गया होगा। और अब बात राहुल गांधी की, जिन्होंने अमेरिका के मंच से मोदी सरकार पर अटैक किया है, रोजगार पर चीन की तारीफ की है और केंद्र सरकार पर प्रहार किया है। राहुल गांधी का संवाद बीजेपी आरएसएस पर बड़ा वार किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 3 दिवसीय यात्रा पर अमेरिका पहुंचे। डलास में उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और एक कार्यक्रम में उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए चीन की तारीफ कर दी और शिक्षा को लेकर आरएसएस को घेरा, स्किल को लेकर सरकार को घेरा। भारत में रोजगार को लेकर उन्होंने मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। चीन की उन्होंने तारीफ की रोजगार को लेकर, सुनते हैं। Not everywhere on the planet has an employment problem. Okay, the West has an employment problem. India has an employment problem, but there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. So there are places on the planet that are not struggling with unemployment. राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया में स्किल बहुत है, मगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं है और स्किल का आदर नहीं होगा तो विकास कैसे हो सकता है।
शिक्षा पर भी उन्होंने बात की और शिक्षा पर आइडियोलॉजी का कब्जा हो गया है, ये बात उन्होंने कही। यूनिवर्सिटीज में आरएसएस की आइडियोलॉजी के वाइस चांसलर नियुक्त हो रहे हैं। Many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skills. Huge problem in the education system is the ideological capture. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, ideological, or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। भारत में गिनती के 25 लोगों के पास ही लाखों करोड़ है। जो बात वो देश में कहते रहते हैं वो उन्होंने विदेश में जाकर भी कही और उन्होंने कहा कि 25 लोग गिनती के होंगे जिनके पास लाखों करोड़ है। किसानों को राहत देने की जगह 25 कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। टैक्स के पैसों से कुछ लोग अपनी जेब भर रहे हैं। किसानों की कर्ज माफी पर केंद्र सरकार को आपत्ति, लोगों के पैसे छीन रही है मोदी सरकार। राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, अब देखिए उस पर किस तरीके से सियासत होगी, स्टेटमेंट कैसे आएगा वो भी देखना होगा। फिलहाल सुनते हैं। 16 lakh crore rupees of bank loans have been forgiven to 25 people. 25 people. Right? Do you realize how many industries you could set up with that? And they've just been forgiven. Right? When we forgive farm loans and we say, okay, we're going to forgive 70,000 crores for all India's farmers, the press suddenly jumps up and down. And 16 lakh crores have been forgiven without a word. And whose money is it? It's taxpayers' money. Where's it come from? It's come from your pockets. So why should 20 people get this massive free gift? Why should one person, suddenly have all the ports, all the airports, all the defense contracts? What is happening when you do that? You're taking away money from people. Instead of having one business that runs all the airports in the country and one business that runs all the ports, you could have 10, 15, 20. Right? राहुल गांधी ने अमेरिका में आरोप लगाया कि देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ खास लोगों का कब्जा है और इसीलिए उन्होंने जाति जनगणना की वकालत की है। ये बात भी उन्होंने अमेरिका में कही। अमेरिका के डलास में राहुल का केंद्र सरकार पर हमला। देश के संस्थागत ढांचे पर कुछ खास लोगों का कब्जा है, हमने जाति जनगणना की वकालत की है। There are clearly two Indias and very small percentage of people benefit from India. The vast majority of people don't benefit from it. And if anybody talks about building a country, talks about progress, you simply cannot ignore this fact. Right? If you look at our institutions, our businesses, our legal system, anywhere, you will find that it's captured by a very, very small percentage of people. Now, one of the things that I keep saying is that in the 21st century, you need data. And you need to understand the extent of this capture. I think when people actually understand the extent of this capture, they will be shocked. Right? And so, for example, the idea of a caste census is a way of shining the light on this capture. राहुल गांधी ने अमेरिका के मंच से बीजेपी आरएसएस पर भी बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। आपको सुनवाते हैं। तो राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर हमला किया। अमेरिका में राहुल ने बीजेपी आरएसएस को घेरा और शिक्षा को लेकर, महिलाओं के दायरे को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। सुनते हैं। The BJP and the RSS believe that
women should be restricted to a particular role. They should stay at home. They should cook the food. They should not talk too much, right? And we believe that women should be allowed to aspire to whatever they want to do. और चलिए अब बात पाकिस्तान की करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़े पीटीआई के कार्यकर्ता। पुलिस ने इमरान समर्थकों पर फायरिंग की और पीटीआई के कार्यकर्ताओं पर फायरिंग का वीडियो सामने आ चुका है। इस्लामाबाद में पीटीआई की रैली हुई, पुलिस के मना करने के बाद भी डटे रहे लोग। अल्टीमेटम के बाद भी वहां पर रैली जारी रही। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पुलिस की फायरिंग में मारे गए पीटीआई के कार्यकर्ता, देखिए अब तक जो जानकारी आ रही थी कि लोग सिर्फ घायल हुए हैं, लेकिन फवाद चौधरी ने यह कहा है कि पीटीआई के कई कार्यकर्ता जिनकी मौत हो चुकी है, इसकी जांच होनी चाहिए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रैली के दौरान की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस ने जब समय खत्म होने पर अल्टीमेटम दिया कि रैली को खत्म किया जाए, लोग वहां पर डटे रहे और उसके बाद इमरान खान के समर्थकों पर किस तरीके से पुलिस वहां की बरसी वो आप देख सकते हैं। तनावपूर्ण माहौल बना, फायरिंग हुई और पुलिस के साथ ही झड़प की जो तस्वीर सामने आई है वो हमने आपके सामने रखी है। वहां पर आप देख सकते हैं कि क्या माहौल बना, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फायरिंग की गई। पीटीआई की रैली थी और उसी दौरान ये गोलीबारी हुई है। गोलीबारी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दरअसल इमरान को जेल से बाहर निकाले, इसी के नारे के साथ, इसी की हुकूमत के साथ वहां पर रैली निकाली गई थी और रैली के लिए समय की मांग की गई थी, जिसके लिए समय भी दिया गया। लेकिन जब रैली खत्म करने का समय आया तो लोग वहां पर डटे रहे। उसके बाद पुलिस के सामने इमरान के समर्थक आ गए, वहां पर किस तरीके से झड़पें हुई, फायरिंग हुई, गोलाबारी हुई, वो सब कुछ आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम अली अमीन गंजापुर का बड़ा बयान सामने आ चुका है। किसी का बाप भी मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकता, पहले फौज वाले अपने अफसर ठीक करें। कह रहा था इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा, ख्वाजा आसिफ तेरा बाप भी नहीं कर सकता। और जिनको तू बाप समझता है वो भी नहीं कर सकते। कहता है जनरल फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद राब्ते रखे और जनरल फैज हमीद हमें जहेज में मिला था, विरासत में मिला था, तुम्हारा पापा था, तुम्हारा जनरल था। अपना इदारा ठीक करो, अपने जर्नल ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। एक और बड़ी खबर आपको दें, इमरान खान के करीबी और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंजापुर ने आगे धमकी दी कि अगर इमरान खान को 1 से 2 हफ्ते में रिहा नहीं किया गया तो वो उन्हें रिहा करा देंगे। यानी सीधी धमकी ये है, सुनते हैं। सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को भी खुद रिहा करेंगे। तैयार हो? तैयार हो? हक के लिए तैयार हो? मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, पीछे नहीं हटना। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा और जो उसके रास्ते में रुकावट बना, फिर मेरे पास भी कई लोगों के केस पड़े हैं, हथकड़ियां लगा के घसीटूंगा उन सबको। तो पीटीआई के सीनियर लीडर अली अमीन ने एक और बयान दिया। पाकिस्तानी सरकार को सबसे बड़ी धमकी उन्होंने दी, बांग्लादेश से भी बुरा हाल पाकिस्तान का कर देंगे। इस्लामाबाद की रैली में अली अमीन का बयान ये सामने आया है, सुनिए आप। पंगा मत लेना, बैंडेड छोड़ो, पंगा मत लेना। खुदा की कसम पंगा लिया तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम्हें बांग्लादेश भूल जाएगा, छुपने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। अब सब तैयार हो?
और पाकिस्तान से इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर पीटीआई नेता अजहर सिद्दीकी का बयान सामने आया है। इस्लामाबाद प्रशासन पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। एबीपी न्यूज से बोले पीटीआई नेता अजहर सिद्दीकी, रैली में आए 200 से ज्यादा कार्यकर्ता गायब है। बहुत बड़ा और गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। और स्पेशल रिपोर्ट में अब बात विनेश फोगाट की करते हैं। विनेश फोगाट का पहली बार बड़ा बयान सामने आया है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं बल्कि मुझे लाया गया है। बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष जारी रहेगा। जुलाना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं विनेश, और पहली बार एबीपी न्यूज पर उन्होंने बयान दिया कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं, मुझे लाया गया है और अब सब कुछ भगवान के ऊपर है, वही बेड़ा पार करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, संघर्ष जारी रहेगा। विनेश जुलाना से इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कई सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति में आई नहीं हूं, मुझे लाया गया है। बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष जारी है। सुनते हैं विनेश फोगाट ने क्या कहा। आपने आंदोलन किया और वहां झंडा पकड़े हुए हैं और सड़क पर घसीटी जा रही हैं। सरकार की तरफ से कहीं कोई प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई संपर्क नहीं सदा आपके साथ? मैं बात की, लेकिन समझौता करना चाह रहे थे। किसने बात की थी? उनके हर एक अधिकारी ने बात किया। प्रधानमंत्री ने नहीं, उन्होंने नहीं किया, उनसे नीचे वाले सब ने किया। इन चीजों पे समझौता नहीं होता है सर। समझौता होता है खाने पीने की चीजों पे, पानी की चीज पे, या घर पे, या समझ रहे हो। ये इज्जत का सवाल, ये इज्जत का सवाल है। ये बहुत बड़ी बात है। हम एज ए लड़की मैं बता सकती हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। इस पे समझौता नहीं होता, इस पे तो होता इंसाफ। वो इंसाफ नहीं हुआ बस। अगर वो साथ होते तो हम आते ही नहीं पॉलिटिक्स में। सच्चाई तो ये है, अगर वो साथ होते, अगर वो हमारी जो लड़ाई थी उसको सच्चाई से, ईमानदारी से सोचते, निभाते, या दूध का दूध पानी का पानी होने देते, तो आज ये नौबत आती ही नहीं कि हम यहाँ पे आते और वो अपनी करते, हम अपना गेम करते, बात खत्म। तो एबीपी न्यूज से विनेश फोगाट ने बातचीत में मेडल को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मेडल मेरा नहीं था, देश का मेडल था। बहुत भावुक पल उसे बताया था जब वो मेडल के करीब पहुंचते पहुंचते चूक गई थी। 100 ग्राम वेट की वजह से वो ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई थी। उसको लेकर भी उन्होंने बात की, सुनते हैं। आपका 100 ग्राम वजन आपका बढ़ा हुआ मिला, तो कानूनी आपके पास विकल्प भी मौजूद थे, ये आपको किसने बताया? ये मेरी एक, जब हम प्रोटेस्ट में थे तो एक फ्रेंड हैं, वो इंटरनेशनली वो पूरे स्पोर्ट्स में और ये सब करते हैं। उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने, जो हमारा डेलीगेशन था, उन्होंने कोई आपकी मदद नहीं, कोई मदद नहीं। बाद में वो सब रूप में आए हैं सब लोग। मेरी जानकारी ऐसी है कि वहां पर आपको और बाकी देश के खिलाड़ियों ने बताया कि सही तरीके से आप कानूनी लड़ाई, आपकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाती तो मेडल आपको मिल सकता। ये ऐसा सच है क्या? सच है। ये दुर्भाग्य है देश का ही। वो मेडल ये इतना ईगो पे ले गए कि ये मेडल मेरा था। ये मेरा नहीं था, ये देश का था। देश चाहता तो ला सकता था, लेकिन वो नहीं लेके आए। वो कौन नहीं लेके आए वो तो सबको पता ही है। वो विनेश का कैसे था? वो तो भारत का मेडल होता। ये बीजेपी वाले तो सोच रहे हैं ना विनेश का था, तभी तो इन्होंने इतना मेरे उसे बदला लेने के लिए इतना सब किया है। कोई सहायता नहीं? नहीं, कुछ नहीं। अब इसको ठीक करना है, एकेडमी बनाएंगी, कोई आपने गेम प्लान भी बनाई है, जो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। अगर मैं किसी जगह पे बैठी हूँ तो ये जरूर आश्वासन दे सकती हूँ मैं लड़कियों को, कुछ भी गलत हो आप मेरे को एक फोन कॉल करो, बस जहाँ पे लड़ना होगा फिर मैं लड़ूंगी। ये कम से कम उनको विश्वास तो रहेगा ना कि कोई भी कुछ भी गलत करेगा। जैसे हमारे साथ में सामने कोई खड़ा नहीं था, हम बताएं तो बताएं किसको? घर बताए तो लड़की मर जाती है, घर से बाहर बताए तो उसके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, किसी अधिकारी को बताए तो फिर उनका गेम कर रहा है उसका गेम खत्म कर देते हैं। कि हमने कितना झेला है। तो उनको कम से कम, वो लड़कियों को ये संतोष रहना चाहिए कि विनेश वहाँ बैठी है, वो अवेलेबल है। एक फ़ोन कॉल पे आपके साथ जो भी हो रहा वो बताओ, आपका नाम भी कहीं बाहर नहीं आएगा, मैं लड़ाई लड़ूंगी। वो कम से कम उनको विश्वास होना चाहिए बस।
एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पिता को याद करके भावुक हो गए विनेश। उन्होंने कहा कि 2 साल मैंने बहुत मुश्किलों का सामना किया। पिता की शक्ति है जो मुझे लड़ने की ताकत देती है। अपने पिता को याद करते हुए काफी भावुक हो गई। सुनते हैं। अपने पिता को याद करती हैं? सर ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल याद करती हूँ। और ये देश को पता होना चाहिए। देखिए लोगों को भाई विनेश यहाँ आ गई, 100 किलोग्राम, ब्रजभूषण शरण सिंह, ये तमाम बातें राजनीति, हम भी वही सवाल पूछते हैं। बहुत कम लोगों को, देशवासियों को पता होगा विनेश के पिता एक बस ड्राइवर थे। और आप कहा करती थी अपने पिताजी से, क्या बोलती थी उनको? बापू, पापा? हाँ। पापा बस चलाते हो, किस दिन हवाई जहाज में भी घुमाऊंगी? नहीं, वो बोलते थे। वो बोलते थे। उन्हें बोला मुझे 2-3 बार कि ऐसे ऐसे तू जहाज में जाएगी। वो रात को बिठाते थे, आने के बाद ने कभी कभी जैसे मूड में होते थे तो बिठाते थे कि मेरे भाई को बोलते थे कि ये तो निकम्मा है, बहन को बोलते ये तो आलसी है, तो मेरे को बुलाते कि पास में कि तू बेटा जहाज में बैठना, तू ऊपर उड़ेगी, मैं नीचे बस चलाऊंगा और मेरी बेटी ये नाम करेगी। तो उन्होंने 1-2 बार बोला, तो वो बच्चे थे तब, हाँ कि मैं तो हंसने लग जाते कि हैं। तो फिर मम्मी बोलती कि ठीक है तुम सोने दो बच्चों को। तो वो एक नॉर्मल और एक बहुत इतना ध्यान नहीं दिया कभी उन चीज़ों। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहां से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है। और जब तक वो साथ में है तो, और जो प्यार सम्मान लोगों ने दिया, 12 घंटे लग गए एयरपोर्ट से बलाली आने में, तो वो अग्नि परीक्षा, वो कष्ट, वो तप, वो तपस्या, ऐसा लगा इट वाज वर्थ इट। जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है हमारे लिए कि ओलंपिक्स में जाए, मेडल लेके आए, लोग बोले कि देखो ये खिलाड़ी है। या मैंने सच्ची बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि गोल्ड के बाद भी इतना मान सम्मान मुझे मिलता। मतलब नहीं सोचा था मैंने कभी। मैं तो जब बोला मुझे प्रोग्राम हो रहे तो मैं सोची कि ठीक है 1-2 गांव में प्रोग्राम होते होंगे, फिर सीधा गांव में प्रोग्राम होंगे। मुझे नहीं पता था कि हर 100 मीटर के ऊपर लोग मेरे लिए वेट कर रहे होंगे, ये नहीं सोचा था मैंने। पेरिस से वापस आ रही थी, लोगों का जो जन सैलाब आया, नीचे देख रही थी, याद आई पिताजी की शायद वो भी बस चला रहे होते। अभी तो सभी लोगों का आशीर्वाद है बस। और उनकी भी कहीं ना कहीं शक्ति है जो 2 साल में झेला है, जिससे हम एक टाइम पे ऐसे लगा था कि मर जाएंगे सब लोग। वहां से अगर हम निकले हैं तो उन जैसे अच्छे लोगों की जो भावनाएं हैं, जो प्यार है, वो साथ में है। मुझे आज भी उनकी प्रेजेंस फील होती है कि वो साथ में है। और जब तक वो साथ में है तो। और विनेश फोगाट ने ब्रजभूषण के विवाद पर भी बयान दिया। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि दुश्मनों से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, हार नहीं मानेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा बस चलता तो ब्रजभूषण को जेल भेज देती, थप्पड़ मारने का भी वक्त आएगा। बहुत खुलकर उन्होंने बयान दिया, सुनिए। इतनी शक्तिशाली होती तो सबसे पहले तो मैं ब्रजभूषण को पकड़ के जेल में ही डाल देती। अगर मेरी इतनी, इस देश में मैं इतनी ताकतवर हूँ तो मैं पहले उसका ही बंदोबस्त करती ना, जो उसने इतना कर रखा है। नहीं, वो कह रहे हैं 2-2 बार में कोई लड़ ही नहीं सकता। मजबूरी है, क्यों नहीं लड़ सकता है? ये रूल कहाँ है? लोकल में कोई रूल नहीं होता है। और जो भी रूल भी बना रखे हैं वो ब्रजभूषण ने बना रखे हैं। उसने जो रूल बना रखे उसी हिसाब से ट्रायल हुआ था। उसी के लोग थे, उसी का डम्मी है ना वो, उसी का डम्मी है। फेडरेशन उनकी है, प्रधानमंत्री उनके हैं, बीजेपी उनकी है, और मैं चली गई ऐसे ही। इन्होंने रोकने की तो कोशिश की, लेकिन लोगों ने, परमात्मा ने इतना आशीर्वाद दे रखा है कि नहीं रुकी। मैं नहीं रुकी तो आज हूँ, आज इनको चुभ रही हूँ मैं। उनको सहन नहीं हो रहा कि ऐसे कैसे। ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि ये ऐसी राजनीति कर दी, ऐसा खेल करा विनेश ने, हमारे तो 5-5 मेडल आते रेसलिंग में और इन्होंने वो मेडल नहीं लेने दिए। नहीं सर, ये तो अपना मेहनत के ऊपर संघर्ष पे होता है सबका। वो मैं कौन मेडल लेने से रोकने वाला? अगर ऐसा लेने देने से मैं ही कर लेती, अपना ही ले आती मैं, है ना। वो तो सबकी मेहनत है।
तो विनेश फोगाट ने जुलाना के चुनावी समर में बिगुल फूंक दिया है। विनेश फोगाट ने जुलाना में एक सभा को संबोधित किया, सीधे और सपाट लहजे में लोगों से समर्थन मांगा। इस दौरान विनेश फोगाट ने महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया। हालांकि जुलाना में विनेश फोगाट के सामने चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में जुलाना सीट पर कांग्रेस को हार चुनाव में ये सीट जेजेपी के खाते में चली गई। अब तक कांग्रेस सिर्फ 4 बार जुलाना सीट पर जीत दर्ज कर पाई है। मुश्किल ये है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जुलाना में बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। ऐसे में विनेश फोगाट के सामने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की चुनौती है। हालांकि उनके पास महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार वाला हथियार है, जिसका इस्तेमाल वो बखूबी कर भी रही है। प्रियंका दी ने एक बात बोली थी मुझे कि हिम्मत नहीं हारना है। जो जवाब आप रेसलिंग मैच से दे सकते हो ऐसे लोगों को, उससे ज्यादा कहीं नहीं मिल सकता है। उस दिन मैंने फैसला किया था कि नहीं, कुश्ती तो कोई भी जब तक खिलाड़ी रहता है तब तक वो सबका प्रिय है। जब वो किसी राजनीतिक दल में चला जाता है उसके बाद वो सिर्फ एक दल का बन करके रह जाता है। दरअसल बीजेपी हो या फिर इंडियन नेशनल लोकदल, विरोधी लगातार ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि विनेश फोगाट के चुनावी अखाड़े में उतरने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब विनेश फोगाट के समर्थन में तो क्या विनेश कांग्रेस का सूखा खत्म कर पाएंगी, इस बार देखना होगा।